हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो के एंडिंग में आपको बताया था, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो कुछ लॉज के रिगार्डिंग रहेगा। तो हमारा जो आज का लेक्चर बेटा ये क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशंस। तो देखिए बेटा, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जनरली जब कोई भी केमिकल एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट है, तब वो कंबाइन होते हैं तो किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, किस टाइप से वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करते हैं, और फॉर्मेशंस के दौरान, केमिकल रिएक्शंस के दौरान या फिजिकल चेंज के दौरान उनमें क्या क्या चेंज आता है, क्या क्या चेंज नहीं आता है, वो सब कुछ आज हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ये लॉज के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। तो ये लेक्चर सभी के लिए रहेगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए है या नीट जेई लेवल है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है। और इसे लास्ट वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार लेक्चर्स को जरूर देखना है। क्लियर है। तो चलिए, और एक हाँ अभी एक बात और कहना चाहूँगा मैं सभी को कि लेक्चर्स को देखते टाइम प्लीज़ अपने पास अपना नोटबुक और पेन रखें, अपने नोट खुद से प्रिपेयर करें, और चैनल पर जो भी कोई नया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशंस। तो सबसे पहला लॉज है बेटा, आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा या 10th क्लास में भी इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बेटा, ये सुनिएगा। तो देखो, कंजर्व्ड होना, किसी भी चीज का बने रहना। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज का क्या होना बेटा, बने रहना। तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या कहता है ये, इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस mass of reactant is equal to mass of product। रिएक्टेंट का जो मास बेटा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। या तो आपकी स्टेटमेंट ये हो सकती है, क्लियर है, या इसकी अदर स्टेटमेंट भी हम बता सकते हैं। मास कैन बी नाइदर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और क्या कह सकते हो, mass can neither be created nor be destroyed, not be destroyed। क्लियर है बेटा। तो ये क्या आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिजिकल चेंज लेते हैं हम, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या बेटा, H2O सॉलिड है। क्लियर है। जैसे H2O सॉलिड, आइस, ये H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड, तो क्या बनता है, वाटर। ओके। तो अभी हमने क्या किया, इसको मेजर किया एक टेस्ट ट्यूब में, ये आइस है। पहले क्या करेंगे हम, इसका जो है एम्प्टी टेस्ट ट्यूब का वेट करेंगे, फिर इसमें ये जो है आइस डाल के इसका वेट करेंगे। क्लियर है। तो इसका वेट हमने एज्यूम कर लिया, क्या है, W1। क्या है बेटा, W1। फिर हमने एक सेकेंड टेस्ट ट्यूब ली और इस सेकेंड टेस्ट ट्यूब का भी हमने वेट किया, और इसमें यही टेस्ट ट्यूब है बेटा, यही ये वाले। तो क्या किया हमने, इसका दोबारा से फिर से वेट किया, सॉरी क्या है, ये W1 टेस्ट ट्यूब का स्टार्टिंग में वेट किया, फिर ये इसी टेस्ट ट्यूब का कब वेट किया हमने, तब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जो आपका वाटर है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका अज्यूम किया हमने, क्या आया, W2। तो आप देखोगे तो वेइंग मशीन पे W1 इज इक्वल टू क्या होगा, W2, यानी कि वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। ठीक है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है ये, हमें मिला, इट फाउंड दैट
इट फाउंड दैट W1 इज इक्वल टू W2। केमिकल कंपोजिशंस का एग्जांपल देख ली, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे हमारे पास NaCl प्लस AgNO3 की हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो AgCl सॉलिड बनेगा और क्या बनेगा बेटा, NaNO3, NaNO3, ठीक है। तो आप देखोगे क्या हमने क्या ली, ट्यूब ली जिसका नाम स्पेसिफिक है लैंडलॉर्ड्स ट्यूब। ऐसी ट्यूब होती जॉइंट फॉर्म में, ठीक है। ओके, इसमें हमने क्या किया, NaCl लिया, NaCl, और इसमें हमने क्या लिया, AgNO3, और इन ट्यूब्स का क्या नाम बेटा, लैंडलॉर्ड्स ट्यूब, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, ये वाली इस ट्यूब में NaCl जिसमें, और इसमें क्या है AgNO3, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। क्या कर दिया हमने, टिल्ट, मतलब कि इसको इसमें से क्या चला जाएगा, यहाँ पर मिक्स हो जाएगा AgNO3 के साथ, और क्या बन जाएगा बेटा, ठीक है। इन दोनों में क्या है, एक दूसरे के साथ मिक्सचर बन सकता है AgCl प्लस NaNO3, क्लियर है। तो ये बन जाएगा बेटा। तो इसमें हम क्या है, तब हम इसका सिंपली लैंडलॉर्ड्स ट्यूब है आपका, इसका वेट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बाद इसका तब हम वेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अज्यूम कीजिए इसका वेट था W1 और इसका वेट है W2, तो हमें क्या हुआ, W1 इज इक्वल टू W2, ये मेजर हुआ कब, तब हमने इनका वेट किया, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसी वजह से तब एक केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज होता है, तो क्या होता है बेटा, क्या होता है बताइएगा, कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट की। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लिख लीजिए एक बार बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या कंपोजिशंस, ठीक है, लिख लिया। चलो, लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ है बेटा आपका ये, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या आप कह सकते हो डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ को समझिए बेटा, ये लॉ क्या कहता है, ये क्या कहता है, तब आपका कोई भी क्या है, केमिकल कंपाउंड एज वेल मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है ध्यान से समझना बिल्कुल, ये लॉ कहता है कि तब आपका केमिकल कंपाउंड बनता है, अगर आपका केमिकल कंपाउंड बनता है कब, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेम एलिमेंट, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेम एलिमेंट, तो वो क्या करेंगे, वो एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या है, क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। तो देखिए, एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज, पहले मैं डिफाइन करता हूँ फिर एग्जांपल से समझेंगे इसको हम। व्हेन ए केमिकल कंपाउंड, ए केमिकल कंपाउंड is always made up of some element, made up of a same element combined together in fixed ratio by their mass,
तो देखिए ये क्या कहता है, तब एक केमिकल कंपाउंड बनता है। कब बनता है केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है? तब सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं। सेम एलिमेंट के जब कंबाइन होते हैं तो एक केमिकल कंपाउंड की क्या करेंगे बेटा? फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि वो कैसे कंबाइन करेंगे? फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। ठीक है, वो क्या करेंगे? फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे उनके मास के रिगार्डिंग। तो देखिए एग्जांपल्स, जैसे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो रेशियो जो होगी वो क्या होगी? देयर मास बाई इन, ऐसे कह सकते हो, रेशियो बाय देयर मास इन सिंपल वोल नंबर रेशियो। सिंपल वोल रेशियो, उनकी रेशियो क्या होगी? सिंपल वोल रेशियो होगी। ठीक है, सिंपल वोल रेशियो का मतलब क्या बेटा? जैसे 1:2, 1:3, 2:1, 3:1। ठीक है, ये हमारी क्या है? सभी वोल नंबर रेशियो बेटा। ऐसा नहीं है कि हम 1:9 हो जाए या 1:8 हो जाए, ये हमारी वोल नंबर रेशियो नहीं होगी। क्लियर है? तो ये क्या आपकी वोल नंबर रेशियो और ये क्या वोल नंबर रेशियो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा H2O। तो आपको पता है कि H2O की फॉर्मेशन के लिए कितना हमें H2 + O2 यू विल गेट H2O। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ये 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, अब यहाँ पर क्या कर दो? 2 लगा दो। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगी? कह सकते हो आप बेटा, ठीक है, कंप्लीट बैलेंस होगी। अब इसकी हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो देखिए, बाई मास निकालना है। तो एक हाइड्रोजन का हमें मास पता है कितना होता है बेटा? 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 का कितना होगा? 32। ठीक है, और इधर भी कितना होगा? 4 रेशियो कितना हो जाएगा? 32। अगर आप इनकी रेशियो निकालना चाहे बेटा, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना आ सकता है इसका? 1:8। इधर भी कितना आएगा? 1:8। तो अगर हम यहाँ देखें तो हाइड्रोजन किस कॉम्बिनेशन में है? 1:1। ऑक्सीजन किस रेशियो में है? 8:8। तो क्या है? सिंपल वोल नंबर रेशियो एक तरीके से आपकी। तो क्या है? ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ ए कांस्टेंट प्रपोर्शंस। ठीक है, तो जैसे एक आपके पास क्या है, कई बार परसेंटेज कंपोजिशन निकलवा दे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल देते? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मास ऑफ एलिमेंट, जिसको आपको क्या निकालनी, जिसकी परसेंटेज निकालनी, उसका क्या लेना है? मास ऑफ ए एलिमेंट डिवाइड मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ ए कंपाउंड इंटू 100। ये हमें क्या है? ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज में आएगा आगे जा कर के आपका। तो जैसे मेरे को इसी में निकालनी बेटा, जैसे मेरे को H2O एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमें H2O में परसेंटेज H निकालना है। किसका? हाइड्रोजन का। किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। और कितने हाइड्रोजन है? तो ये देखना परसेंटेज कंपोजिशन। तो क्या करेंगे हम? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 कर दो। तो मास ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। टोटल मास कितना होगा इसका? 18 ग्राम। तो 18 इंटू 1000, इसको सोल्व कर लो तो आपकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी किसकी? हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ये क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर है बेटा? इसके बाद है हमारा थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ ए मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तो वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों से ज़्यादा। थर्ड लॉ, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसको देखिए एक बार, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस देखिए बेटा क्या कहता है। पहले एक बार इसकी डेफिनेशंस को लिखेंगे, फिर देखना बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो ये क्या कहता है, स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट combine, when two elements combine, they can form two or more than two compounds, देखो ये क्या कहता है, तब हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जो बनाएगा। ठीक है, अब बात आएगी, देन मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ ए one element which combine with fixed mass of element with fixed mass of element in a simple whole number ratio, in a simple whole number ratio। क्लियर है? तो देखिए क्लियर अभी नहीं हुआ होगा, एक बार मैं एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे हमने क्या किया बेटा, कार्बन प्लस दो ऑक्सीजन को क्या किया, कंबाइन किया, तो हमारा क्या बना, CO2। क्लियर है? हमने फिर से कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन लिया तो हमारा बना कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? अभी देखना मैं क्या कह रहा था यहाँ पर, जब दो एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं, दो एलिमेंट को यहाँ पर मैंने कंबाइन किया, कार्बन को और ऑक्सीजन को, दो एलिमेंट ही ना, तो इनको तो मैंने कंबाइन किया, तो ये क्या करता है बेटा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? देन मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स्ड मास, मतलब यहां पर कार्बन का मास हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है, और ऑक्सीजन का क्या रखा है बेटा, वेरिएबल। तो मतलब दो तब हम एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो उसमें से एक का मास तो बेटा क्या होगा, फिक्स होगा, और अदर वाले का क्या होगा बेटा जी, बोलिए, वेरिएबल होगा। और वो तब कंबाइन करेंगे, मतलब फिक्स्ड वाला और वेरिएबल वाला, तो वो क्या रखेंगे, इन ए कैसे कंबाइन होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। क्लियर है? ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्लियर है? तो चलो देखते हैं हम कैसे। यहां पर मैंने लिखा CO और यहां पर CO2 की फॉर्मेशन, और इधर मैंने लिख दिया कार्बन, और इधर मैंने लिखा है ऑक्सीजन। कार्बन कितना बेटा, यहां पर 12 कार्बन, इसमें जो मास है कितना है, 12, इधर भी कितना कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का इधर कितना है, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, इधर ऑक्सीजन कितने 2, तो एक का 16, 2 का कितना हो जाएगा 32। क्लियर है? अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, यहां पर मास निकालना चाह रही हूं। फिक्स मार्क्स कार्बन टेक्स रेशियो, मतलब ये तो क्या है, इनका तो रेशियो क्या है, हम निकालेंगे तो 1:1, यानी कि इनका तो हमें देखना नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल का रेशियो हमें निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। कितना आएगा, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 1:2। कितना आएगा, 1:2। देखो ये तो फिक्स्ड है, ये तो क्या आपके पास फिक्स्ड है, लेकिन ये क्या था, वेरिएबल, और वेरिएबल का क्या होगा, जो हम अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1:2। कितना आएगा बेटा, 1:2। क्लियर है? तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और भी समझ सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए, अगर हमारे पास फॉर्मेशन है SO2 एंड SO3, SO2 यानी कि S + O2 क्या बनेगा बेटा, SO3।
2, ठीक है। अगर हम एक सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन क्या करें, 3 ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो हम ले सकते हैं O2, ठीक है। तो एक बना दिया हमने SO3, क्लियर है। तो रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। कितने यहाँ पर 2 लगा दो, 2 और ये कितना है 3, ओके। सिर्फ ये रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए बेटा, आप एक सेकंड के लिए इनको भूल जाओ, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं 3, कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2, क्लियर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बैलेंसिंग के लिए आप सिंपल लिख सकते हो, सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन क्या बनेगा SO3, क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, इनका सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा SO2, यहाँ पर लिखा SO3, यहाँ पर सल्फर और यहाँ ऑक्सीजन। तो सल्फर कितना है 1, तो एक का कितना होता है 32, इसमें भी सल्फर कितना है 132। इधर कितना होगा बेटा, ऑक्सीजन कितना है 2, तो 32 और यहाँ कितना है 48। ये तो क्या आपके पास फिक्स्ड, क्या ये फिक्स्ड, लेकिन ये क्या है वेरिएबल। तो इनका क्या निकालेंगे हम, होल नंबर रेशियो। तो क्या आएगा 2:3, कितना आएगा 2:3। तो ये भी क्या है एक सिंपल होल नंबर रेशियो, क्लियर है। तो ये क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, क्या ये बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, क्लियर है। इसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ये समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ को देखिए बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे हम एक डायग्राम बनाते बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये आपका एक एलिमेंट है क्या, चलो डायरेक्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कार्बन, ठीक है, ये है ऑक्सीजन और ये है आपका हाइड्रोजन, क्लियर है। इसको मैं ए कहूँगा, ओके, इसको मैं क्या कहूँगा बेटा बी कहूँगा, और इसको मैं क्या कहूँगा सी कहूँगा, क्लियर है। इतना क्लियर है बेटा, बोलिए। तो अगर ए को मैं कंबाइन करता हूँ सी के साथ, ए को किसके साथ कंबाइन करता हूँ मैं सी के साथ, तो हमारी जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है CH4, किसकी फॉर्मेशन होती है CH4। अगर मैं बी और सी को कंबाइन करूँ, बी और सी को कंबाइन करूँ यानी कि H और O, तो हमारी किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है H2O, किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा H2O, क्लियर है। अगर मैंने A को और H को कंबाइन किया तो कितना है CH4, तो हाइड्रोजन कितने इधर 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया इस साइड। और इधर मैंने B को और C को कंबाइन किया है तो हाइड्रोजन कितने 2, तो इधर मैंने क्या लिख दिया है 2, क्लियर है। ये 2 क्यों लिखा, ये 4 क्यों लिखा, इतना क्लियर है। तो ये क्या कहता है बेटा ये ला कि तब हम क्या करते हैं, किसी भी A और B एलिमेंट जो कि क्या करते हैं फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करते हैं C, क्या मास ऑफ 2 एलिमेंट A एंड B विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C, क्लियर है। मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ अभी तक आपको सिर्फ इतना ही बताया है क्या, तब एक हमारे पास है एलिमेंट A जिसको मैं बोल रहा हूँ कार्बन, ठीक है, और एक हमारे पास है एलिमेंट B जिसको मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन, और एक हमारे पास एलिमेंट है C, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि कार्बन भी क्या है हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन भी किसके साथ कंबाइन कर रहा है बेटा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, इतना क्लियर है। तो तब क्या है A कंबाइंड कर रहा है किसी भी फिक्स्ड मास एलिमेंट के साथ, और B भी क्या कर रहा है कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड मास हाइड्रोजन यानी कि C एलिमेंट के साथ, क्लियर है। तो इतना समझिए, सबसे पहले मैं इतनी ही डेफिनेशन लिख सकता हूँ, स्टेट दैट the ratio of mass of two element, the ratio of mass of
mass of two elements A and B which combine with fixed mass of third एलिमेंट C। देखो मैंने यही बोला था कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट, जो मास होगा किसका, ए और बी का, ठीक है, जिसका वेरिएबल है, कंबाइन कर रहा है किसके साथ, फिक्स्ड मास और एक थर्ड एलिमेंट है जिसको मैं कह रहा हूँ C। ठीक है, ये रहा C। ठीक है भाई। C is either same or simple multiple ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। तो देखिए क्या कह रहा है ये, जो रेशियो होगा, किसका रेशियो, ए और बी के मास का रेशियो होगा, वो क्या होगा, तब ये ए और बी किसी भी सी फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या है, सिंपल मल्टीपल होगा या सेम होगा बाय मास, किसके मास के, तब ये ए और बी क्या करेंगे, डायरेक्टली कंबाइन करेंगे। क्लियर है। तो क्या कह रहा है बेटा, देखो ये एक बार फिर से मैं ये आपकी कह सकते हो इनडायरेक्ट, ये क्या है, इनडायरेक्ट, और ये भी क्या है, इधर भी लिख सकते हो आप इनडायरेक्ट, और ये क्या है, डायरेक्ट। तो ये क्या कह रहा है, मैं सिंपल एक वर्ड में बोलना चाहूं कि जो इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ है कार्बन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, इनका जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा किसके, तब ये सी और ओ क्या करेंगे, डायरेक्ट कंबाइन करेंगे। क्लियर है। इसका ये मीनिंग निकल रहा है। ओके, क्या कि तब C और H इनडायरेक्टली कंबाइन करते हैं, O और H इनडायरेक्टली कंबाइन करते हैं, तो इनके मास का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सेम या सिंपल मल्टीपल होगा किसके, तब A और B क्या करेंगे, डायरेक्टली कंबाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट रेशियो A बाय मिक्सिंग मास ऑफ C, इनडायरेक्ट रेशियो ऑफ A and B by fixing mass of कार्बन। ठीक है, तो देखो 4 ग्राम, क्या कह रहा है, 4 ग्राम ऑफ H2, कितने थे यहाँ पर, 4 ग्राम, 4 ग्राम ऑफ H2 कंबाइन विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि 4 ग्राम कंबाइन कर रहा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 1 ग्राम कितना करेगा बेटा, 12/4, तो कितना आ जाएगा, 3 ग्राम ऑफ कार्बन। क्लियर है, ये एक का निकाल लिया हमने। 4 हाइड्रोजन तो कर रहे थे 12 के साथ, तो 1 हाइड्रोजन कितने के साथ करेगा, 12/4। क्लियर है। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, H2O के साथ, H2O के साथ क्या करेंगे हम, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 कितना करेगा बेटा, बोलो, 16/2, तो कितना आ जाएगा, बोलो, 8 ग्राम ऑफ O2, कितना आ जाएगा, 8 ग्राम ऑफ O2। क्लियर है, इतना लिख लीजिए एक बार। ठीक है, मैं पेज को चेंज कर रहा हूं। अब इनडायरेक्ट रेशियो
तो फॉर्मेशन क्या किया था इधर, अगर मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ बेटा, कार्बन को और इसको कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा बन रहा है CO2। क्या बन रहा है? CO2। तो CO2 की रेशियो निकालनी है अब हमें, इसकी रेशियो निकालनी है, CO2 की रेशियो निकालनी है। तो ये डायरेक्ट रेशियो क्या आएगी बोलो? डायरेक्ट रेशियो A एंड B, यानी कि आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये कितना रेशियो आएगा बेटा? C/O। तो कार्बन कितना है? एक कार्बन का मास 12 और इधर ऑक्सीजन कितने 2, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना होगा बेटा? 32। इसको सोल्व करो, कितना आएगा? 3/8। कितना आया? 3/8। और इधर भी कितना आया था बेटा? ये इनडायरेक्ट वे से कंबाइन हुआ था, 3/8। चाहे वो डायरेक्ट कम्बिनेशन चाहे वो इनडायरेक्ट कम्बिनेशन किसी के साथ, तो वही तो कह रहा था कि वो क्या होगा, सेम होगा या सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा, कुछ सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको बताना है किसका कम्बिनेशन, इधर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन। ओके, सल्फर है, ऑक्सीजन है बेटा, और हाइड्रोजन है। इसको इसके साथ कंबाइन करोगे, इसको इसके साथ कंबाइन करोगे, यानी कि ए को सी के साथ, बी को सी के साथ, और ये फिर आपस में कंबाइन करेंगे डायरेक्टली, तो क्या सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। क्लियर है? तो ये क्या था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके। इसके बाद है बेटा आपका फिफ्थ लॉ, जिसको हम कहेंगे गे-लुसाक लॉ। क्या कहेंगे हम उसको? गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ, ये साइंटिस्ट का नाम है गे-लुसाक, गे-लुसाक लॉ। क्लियर है? ये जनरली क्या होता है बेटा, गैसियस के लिए वैलिड होता है। किसके लिए होता है ये? गैसेस के लिए। किसके लिए होता है ये? गैसेस के लिए। और देखिए ये गैस, ये जो लॉ है कहता क्या है, सबसे पहली बात ये है कि ये लॉ कहता क्या है वो समझिएगा। तो ये लॉ, इस लॉ ने क्या बताया था बेटा, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करें, कांस्टेंट रखें, अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट करें, और फिर हम क्या करें, गैस को कंबाइन करें, गैस को क्या करें, कंबाइन करें, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेंगे। तो देखिए, स्टेट दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू इन so in volume which bear a simple ratio to one another, and the volume of product if are also gases provide all measurement of volume are done under similar conditions of temperature and a pressure। तो देखिएगा ये क्या कहता है, ठीक है, समझिए एक बार इस लॉ को। तो देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ बेटा, हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, वन वॉल्यूम हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, गैस है, प्लस वन वॉल्यूम ही हमने क्या लिया, Cl2 गैस लिया, वन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपस में कंबाइन करके जो आपका प्रोडक्ट देंगे वो क्या देंगे, 2HCl देंगे, यस और नो, और इनका क्या होगा, 2 वॉल्यूम। कितना होगा ये, 2 वॉल्यूम। ठीक है, बट अंडर सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशंस का मतलब क्या है, T और P क्या रहेगा, कांस्टेंट। और एक कंडीशन तो ये है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट भी क्या है, गैसियस, और प्रोडक्ट भी क्या है, गैसियस, तब ये लॉ क्या है आपका, वैलिड है। क्लियर हुआ? तो क्या कहता, देखिए, ये इस लॉ ने ये बताया कि अगर हम सिमिलर कंडीशंस पर क्या करें, किसी गैस को कंबाइन कराते बेटा, किसी गैस को क्या कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, तो जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा, लेकिन
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए, गैस होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, गैस होने चाहिए, और टेम्परेचर प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, इसको डिफाइन करा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। व्हेन गैसेज रिएक्ट, व्हेन गैसेज रिएक्ट टुगेदर, when gases react together they always do so that, वो ऐसा इस तरीके से कंबाइन होंगी या ऐसा करेंगी, so in वॉल्यूम, किसमें करेंगी, अपने वॉल्यूम में ऐसा कुछ करेंगी, which bear simple ratio to one another, at similar temperature, pressure and product and reactant are gaseous in nature। लेकिन क्या होना चाहिए, सिंपल whole number ratio to another at similar temperature, pressure and प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर गैसियस इन नेचर। कैसे होने चाहिए, वो गैसियस होने चाहिए। क्लियर, ये क्या था, गे-लोजाक लॉ, क्या था ये, गे-लोजाक लॉ था। ओके, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। क्लियर है, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या डिस्कस करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके कुछ लॉज के रिगार्डिंग। ठीक है, एक दिन हम इसके सेशन रख लेंगे न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग, एक दिन हम इसका कोई भी सेशन रख लेंगे न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्लियर है, तो ये लॉ बेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से समझिएगा। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जो लास्ट में मैंने आपको एक तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कराया और एक क्या है, रेसिप्रोकल जो वाला लॉ कराया, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो कमेंट बॉक्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो भी मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही नए लेक्चर के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।